आज हम बात करेंगे JWT ऑथेंटिकेशन क्या होता है, कैसे काम करता है और कैसे हम अपनी एपीआई को सिक्योर कर सकते हैं यूजिंग सिंपल JWT लाइब्रेरी के साथ। तो आज हम JWT ऑथेंटिकेशन का यूज़ करेंगे, परमिशन में यूज़ करेंगे इज ऑथेंटिकेशन और रीड ओनली मोड को। इसमें मैं आपको सब कुछ बताऊंगा JWT टोकन इंटरनली कैसे वर्क कर सकता है, कैसे हम स्टेप बाय स्टेप अपना पूरा सेटअप बना सकते हैं JWT ऑथेंटिकेशन के साथ, और ये सब चीज़ हम पोस्टमैन या फिर थंडर क्लाइंट इन दोनों में से किसी एक के साथ टेस्टिंग भी करने वाले हैं, क्योंकि दोनों का इंटरफेस एकदम सिमिलर होता है। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ व्हाट इज JWT ऑथेंटिकेशन। देखो, JWT का मतलब होता है जेसन वेब टोकन। तो जैसे आपको पता चला, जेसन आप ऑलरेडी जानते हो। जेसन के रूप में ही एक वेब टोकन बनता है, उसको बोलते हैं JWT। ये एक टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिस्टम होता है जिसमें लॉगिन के बाद सर्वर एक टोकन रिटर्न करता है, और ये टोकन फ्यूचर रिक्वेस्ट के साथ भेजना पड़ता है और ऑथेंटिकेशन के लिए। तो फ्यूचर रिक्वेस्ट के साथ जो भी आप रिक्वेस्ट भेजोगे, इसके साथ एक टोकन भेजोगे जिसमें ये ऑथेंटिकेशन ऑटोमेटिक कर लेता है। JWT टोकन के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला होता है हेडर। हेडर एक एल्गोरिथम तरह से मानो, जिसमें टाइप स्टोर करता है वो। एक होता है पेलोड, जिसमें यूज़र डेटा होता है लाइक यूज़र आईडी, एक्सपायरी टाइम। और तीसरा पार्ट होता है JWT का सिग्नेचर। सिग्नेचर मतलब एक सीक्रेट की, जिससे आप वेरीफाई कर सकें कि ये आपका ही टोकन है। तो JWT टोकन जो है, एक जो टोकन है, ऐसा समझ लो की टोकन एक की तरह है। ये की 3 पार्ट्स से मिलकर बनती है, हेडर प्लस पेलोड प्लस सिग्नेचर। JWT का फायदा क्या है कि ये स्टेटलेस होता है, यानी सर्वर को सेशन स्टोर नहीं करना पड़ता कहीं पर भी। तो ये सिक्योर भी है इसीलिए, क्योंकि ये कहीं भी किसी सेशन में स्टोर नहीं होता। तो ये तो रही थ्योरेटिकल बात। चलो अब हम VS कोड पे चलते हैं अपने। और JWT टोकन का जो लाइब्रेरी होती है, जो लाइब्रेरी हमें कहीं और से इंस्टॉल करनी पड़ेगी। सिंपल JWT टोकन लाइब्रेरी जो है हमें बाहर से मिलती है। जेंगो ये अपने आप से प्रोवाइड नहीं कराता। हमने ऑलरेडी देखो जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क इंस्टॉल किया हुआ था लास्ट के कुछ लेक्चरों में। अब हम वो लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर लेते हैं, PIP इंस्टॉल। और मैं यहाँ उस लाइब्रेरी को इस तरह से पेस्ट कर देता हूँ। देखो, इसका नाम याद रखना, सेम टू सेम ऐसी ही होती है। ये आपको नेट पे ही मिल जाएगी। जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क सिंपल JWT लाइब्रेरी ढूंढोगे तो आपको सिंपल मिल जाएगी। PIP इंस्टॉल और इस लाइब्रेरी का नाम और एंटर कर दो। इसको क्रॉस कर देते हैं। तो ये देखो, PIP इंस्टॉल ने लाइब्रेरी अपनी डाल दी है। तो आज मैंने अपना API प्रोजेक्ट 5 सेटअप कर लिया, सिर्फ JWT ऑथेंटिकेशन समझाने के लिए आपको। इसमें API एक एप्लीकेशन है, API प्रोजेक्ट जो है प्रोजेक्ट है। सेटिंग्स के अंदर मैंने अभी कुछ नहीं करा है, सब आपके सामने करूंगा, सिर्फ प्रोजेक्ट सेटअप करा है मैंने अभी। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। सेटिंग्स के अंदर हमें अपनी एप्लीकेशन रजिस्टर करनी है। सबसे पहले हमारी एप्लीकेशन का नाम क्या था, API रजिस्टर हो गई। अब क्या था इसके बाद, रेस्ट फ्रेमवर्क, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क जो होता है वो इस तरह से रजिस्टर होता है। अब जो हमने अभी करा है JWT, इसको भी कर लेते हैं। तो इसमें रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेम वर्क अंडरस्कोर सिंपल JWT। तो ये सारी चीज़ हमने, देखो 3 चीज़ चाहिए थी, तीनों चीज़ मैंने यहाँ रजिस्टर कर ली। अब सबसे नीचे आ जाओ, सबसे लास्ट में इसमें रेस्ट फ्रेमवर्क कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। जो रेस्ट फ्रेमवर्क इस तरह से मिलती है, इसके अंदर हमें ऑथेंटिकेशन और परमिशन दोनों चीज़ रखनी है। तो ये देखो, ऑथेंटिकेशन के लिए बना लिया, और एक यहाँ बनेगा परमिशन के लिए। तो मैं परमिशन के लिए भी इस तरह से बना लेता हूँ। अब अपने अकॉर्डिंग इसमें चेंज कर लेंगे। यहाँ देखो, ऑथेंटिकेशन के बाद JWT ऑथेंटिकेशन लिखना पड़ता है। ये हमारी ऑथेंटिकेशन क्लास है, जो एक ग्लोबल क्लास होती है। और इज ऑथेंटिकेट हम यूज़ नहीं कर रहे, इज ऑथेंटिकेट और रीड ओनली। तो इज ऑथेंटिकेट और रीड ओनली मोड यूज़ कर रहे हैं। इसका मतलब मैंने आपको लास्ट लेक्चर में सिखा रखा है, मतलब कि गेट API सबके लिए एक्सेसिबल होगी। पोस्ट, पुट और डिलीट API जिसको ऑथेंटिकेट यूज़र होगा वही इसको एक्सेसिबल कर पाएगा। तो ये मैंने रेस्ट फ्रेमवर्क की कॉन्फ़िगरेशन कर ली है। अब मैं थोड़ी सी थ्योरी और बताता हूँ। देखो, आपको जो सिंपल JWT टोकन होता है ना, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सिंपल टोकन 2 पार्ट्स में होता है, एक होता है एक्सेस टोकन, एक होता है रिफ्रेश टोकन। एक्सेस टोकन क्या होता है, जो एक स्पेसिफिक टाइम के लिए वैलिड होता है। जब आप किसी एप्लीकेशन में लॉगिन करते हो तो आप एक्सेस टोकन के थ्रू लॉगिन कर लेते हो। वो टोकन जो है बाय डिफ़ॉल्ट 5 मिनट के लिए वो वैलिड है। तो उसकी टाइम लिमिट आप इंक्रीज डिक्रीज भी कर सकते हो, वो भी आपको सेटिंग्स के अंदर ही बताना पड़ता है। और एक होता है रिफ्रेश टोकन, जो बाय डिफ़ॉल्ट 1 दिन के लिए वैलिड होता है, मतलब 24 घंटे के लिए वैलिड होता है।
उसकी भी आप एक्सेस लिमिट ऊपर नीचे कर सकते हो। अपनी सेटिंग्स में बाय डिफ़ॉल्ट आप कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। इसके लिए आपको देखो करना क्या है, फ्रॉम लिखो डेट टाइम उठा लोगे टाइम डेल्टा से, और यहाँ पे सिंपल JWT लिखोगे। इस तरीके से मैं बता देता हूँ, ये बेसिकली जो है रियल सिनेरियो बेसिस पे होता है। तो इसमें देखोगे मिनट लिख दोगे 60, और रिफ्रेश टोकन डे में लिख दोगे 1 दिन के लिए। तो ये मिनट जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है 5 और डे 1 होता है। अभी मैं सिंपल इतना ही लिख देता हूँ सिर्फ आपको दिखाने के लिए। इस तरह से हम सिंपल टोकन की मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं अगर ऑटोमेटिक नहीं करनी हो तो। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। इस तरह से मेरे को जस्ट याद आया, मेरे लास्ट प्रोजेक्ट में मैंने कॉन्फ़िगरेशन करी थी, तो आपको बता दिया इस तरीके से हम कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अब जाते हैं अपने urls.py में। यहाँ पे हम अपना URL इंक्लूड कर लेते हैं, अपनी ऐप इंक्लूड कर लेते हैं API वाली। तो इंक्लूड लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने लिख दिया पाथ API.url। तो ये तो मेरा ऐप जो है एक पाथ बना दी, इस ऐप के लिए एक पाथ बना दिया। अब इसमें मुझे 2 टोकन और लेने हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा फ्रॉम रेस्ट फ्रेमवर्क सिंपल JWT डॉट व्यू से इंपोर्ट करना है। एक होता है टोकन ऑप्टेन पेयर व्यू, और एक होता है टोकन रिफ्रेश व्यू। तो ये दोनों चीज़ मुझे यहाँ से मिल जाएंगी रेस्ट फ्रेमवर्क सिंपल JWT से। तो ये दोनों चीज़ हमें चाहिए, इसलिए मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। ये दोनों चीज़ किसी एक पर्टिकुलर राउट्स में मिलती हैं, वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। एक राउट्स होता है API टोकन करके, इसमें आपको सिंपल टोकन मिलेगा जो टोकन हमें ज़रूरत है। ठीक है, ये सिंपल टोकन बनाने के लिए। एक होता है API टोकन रिफ्रेश, टोकन के बाद देखो रिफ्रेश लिखा है, ये टोकन रिफ्रेश व्यू के लिए है। तो ये दोनों बाय डिफ़ॉल्ट इस तरीके से आप इसी में ही लिख सकते हो, प्रोजेक्ट लेवल पे ही सेटअप कर सकते हो इनका। इतना लिखो और सेव कर लो। अब अपने APIs के अंदर जाते हैं और यहाँ एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं urls.py। ठीक है, इसमें फ्रॉम django.url से पाथ उठा लो, डॉट से इंपोर्ट कर लो व्यू। URL पैटर्न, इसमें सिंपल सा एक URL बना देते हैं, पाथ कर लेते हैं इसके अंदर पोस्ट, और इस तरह से व्यू डॉट पोस्ट अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, इतना लिख लिया, और यहाँ भी बदल लेते हैं पोस्ट अंडरस्कोर लिस्ट। ठीक है, इतना मैंने इसको URL बना दिया। अब ये मैं एक फंक्शन बना लूँगा, उसमें मैं इसको यूज़ कर लूँगा। अब जाओ अपना view.py में। तो यहाँ मैं चला गया, इसको सबको हटा देता हूँ। तो यहाँ से हमें जो चीज़ इंपोर्ट करनी है पहले उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, रेस्ट अंडरस्कोर फ्रेमवर्क डॉट रेस्पॉन्स। तो ये रेस्पॉन्स से मुझे रेस्पॉन्स उठाना है, और रेस्ट फ्रेमवर्क डेकोरेटर से मुझे API व्यू उठानी है, कॉमा करते हैं, और परमिशन क्लास उठानी है। रेस्ट फ्रेमवर्क से परमिशन भी उठानी है। तो ये तो देखो क्लास के लिए हो गया, ये परमिशन के लिए हो गया। इसमें हम कौन सी परमिशन यूज़ कर रहे हैं तो इसमें पूरा बताना है, और ये वाली परमिशन हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसको सिंपल लिख लो। तो जो चीज़ हमें इंपोर्ट करनी थी जल्दी से मैंने इंपोर्ट कर लिया। बना लेते हैं @API से मुझे गेट API करनी है। परमिशन क्लासेस मैंने बता दी, ये मेरे को परमिशन है, ये मेरा API है, और डेफ करते हैं, और हमें ये चीज़ लिखनी है, ये फंक्शन जो मैंने व्यू में दिखाया था पोस्ट लिस्ट। तो डेफ में लिखेंगे पोस्ट लिस्ट में रिक्वेस्ट, और यहाँ पे लिख देंगे इफ़ रिक्वेस्ट डॉट मेथड गेट है तो रिटर्न कर देंगे एक रिस्पॉन्स में एक मैसेज प्रिंट कर देंगे। मैसेज में लिस्ट ऑफ द पोस्ट, सिंपल सा लिस्ट ऑफ द पोस्ट, या फिर इतना लिख दो पब्लिक कैन व्यू दिस डेटा। ठीक है, एक नॉर्मल सा मैंने रिस्पॉन्स दे दिया है मैसेज, और ये अगर गेट है तो एलिफ यहाँ पे लगाएंगे, एलिफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड पोस्ट है तो रिटर्न डॉट रिक्वेस्ट में मैसेज आ जाएगा ओनली ऑथेंटिकेट यूज़र कैन पोस्ट डेटा। इसमें आप ऐप स्ट्रिंग में यूज़र नेम भी निकाल सकते थे, जो जिस यूज़र नेम के अकॉर्डिंग आप दिखाना चाहते हो, इसलिए आप जो लिखना है इस हिसाब से लिख सकते हो, या फिर आपको एफ स्ट्रिंग के थ्रू दिखाते हैं जिससे आपको यूज़र से पता चल जाएगा कौन सा यूज़र आपका लॉगिन कर रहा है। तो एफ लगाओ, स्ट्रिंग लगाओ, इस तरह से डेटा क्रिएटेड बाय दिस यूज़र। अब थोड़े से इसको ऊपर करते हैं, यहाँ से यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, सुपर यूज़र क्रिएट कर लेते हैं, उसी के अकॉर्डिंग मैं दिखा दूंगा आपको। तो ठीक है, क्रिएट सुपर यूज़र की कमांड डालो। तो देखो एरर आ गया। क्रिएट सुपर यूज़र की कमांड से पहले हमें मेक माइग्रेशन कमांड चलानी है। तो मेक माइग्रेशन कमांड मुझे लगा चल चुकी है, तो पहले मेक माइग्रेशन कमांड चला लो। मेक माइग्रेशन में कोई चेंज नहीं मिला, पर माइग्रेट में चेंज मिलेगा, क्योंकि हमने प्रोजेक्ट लेवल पे API के अंदर सेटिंग्स के अंदर हमने 3 एप्लीकेशन यहाँ पे लगाई थी, देखा होगा आपने इन 3
ये दो जो एप्लीकेशन है लास्ट की, इन दो के हिसाब से हमें टेबल मिलेंगे जो बाय डिफ़ॉल्ट टेबल हैं। तो ये आप चलाओगे तो देखो सारी चीज़ माइग्रेट हो गई। अब अपना सुपर यूज़र क्रिएट कर सकते हो सिंपली आप। तो इसमें लिखो admin@gmail.com, पासवर्ड भी मैं एडमिन ही लिख देता हूँ और यहाँ से y लिख देते हैं। तो हमारा सुपर यूज़र भी क्रिएट हो गया। अब हम सिंपली टेस्ट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को रन करके। तो एप्लीकेशन रन कर लेते हैं। तो हमारी एप्लीकेशन रन हो चुकी है दिस पोर्ट पे। तो इतना होने के बाद हमें यहाँ देखो गेट लिखा है, इसके बाद हमें पोस्ट भी लिखना है, क्योंकि गेट और पोस्ट के लिए मैं एक ही एपीआई बना रहा हूँ। ठीक है, सारा काम कंप्लीट हो गया है। अब अपने एपीआई की टेस्टिंग कर लेते हैं, हमारी एपीआई ठीक चल रही है या नहीं चल रही हैं। और यहाँ पे एंटर कर दो। जहाँ पे आप एंटर करोगे तो एपीआई के अंदर जाना है। पहले मैं गेट एपीआई आपको बताता हूँ, गेट एपीआई सही चल रही है कि नहीं। इसके बाद हमारा था पोस्ट। हमें की वैल्यू मिल गई है गेट एपीआई की जो थी। गेट एपीआई तो जो करेक्ट चलती ही, क्योंकि गेट एपीआई जो है सबके लिए है, इज ऑथेंटिकेशन और रीड ऑनली मोड है, तो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। पब्लिक में कोई भी इसको देख सकता है। मेन इशू आएगा पोस्ट एपीआई के लिए। तो पोस्ट एपीआई के लिए हम थंडर क्लाइंट पे चलते हैं, न्यू रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। जो गेट एपीआई की जो रिक्वेस्ट थी मैं एक बार आपको पोस्टमैन से भी दिखा देता हूँ। और जैसे मैं एंटर यूआरएल में पेस्ट करता हूँ और सेंड करता हूँ, तो देखो गेट एपीआई तो एकदम परफेक्ट चल रही है। अभी देख लेते हैं पोस्ट एपीआई कैसे चल रही है या नहीं चल रही। पेस्ट करते हैं, यहाँ पे देखो पोस्ट करते हैं और अपना बॉडी में जाते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या क्या हमें देना था, ये देख लेते हैं। हमें देना था मैसेज, यहाँ से एक मैसेज देना था और यहाँ पे देना था टेस्ट। ठीक है, अब सेंड करके देख लेते हैं कि हमारी पोस्ट एपीआई ठीक चल रही है या नहीं। तो अभी देखोगे ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल नॉट फाउंड, तो मतलब हमारे इशू आ रहा है ऑथेंटिकेशन क्रेडेंशियल का। जब तक हम हेडर में टोकन नहीं भेजेंगे जब तक ये एपीआई नहीं चलेगी, क्योंकि ये एपीआई सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, सिर्फ ऑथेंटिकेट यूज़र्स के लिए ही एप्लीकेबल है। तो हमारा थर्ड काम क्या है, हमें अपनी, यहाँ पे जाते हैं, हमें अपनी, तो यहाँ पे हमें देखना है अपनी प्रोजेक्ट के अंदर हम टोकन कैसे जनरेट कर पा रहे थे। तो यूआरएल्स में जाओ, एपीआई टोकन करके था, API/टोकन। ठीक है, समझ गए हम। इस पूरी एपीआई को कॉपी करो और पेस्ट करो और यहाँ पे कर दो पोस्ट। तो एपीआई के बाद क्या था, एपीआई टोकन, सिंपल एपीआई टोकन था। यहाँ पे पोस्ट रिक्वेस्ट थी। अब मुझे बॉडी में जाना था, बॉडी में मेरे को यूज़र नेम और पासवर्ड देने हैं जो मैंने क्रिएट करे हैं, अपने सुपर यूज़र जो क्रिएट करे हैं। तो यहाँ पे लिखूँगा मैं यूज़र नेम। यूज़र नेम क्या है मेरा, एडमिन। पासवर्ड क्या है मेरा, ये भी एडमिन। यूज़र नेम पासवर्ड दोनों एडमिन थे। इसको यहाँ से सेंड कर दो। तो आपको दो टोकन मिल गए, एक रिफ्रेश टोकन और एक एक्सेस टोकन। एक एक्सेस टोकन जो है इसकी वैलिडिटी सिर्फ छोटी वैलिडिटी होती है, 5 मिनट के लिए एप्लीकेबल होता है, और एक रिफ्रेश टोकन होता है जिसकी वैलिडिटी 1 दिन के लिए होती है। बेसिकली हम जो एक्सेस टोकन यूज़ करते हैं, रिफ्रेश टोकन के बेस पे एक्सेस टोकन भी चेंज होता रहता है। बाई चांस मानो रिफ्रेश टोकन भी आपका एक्सपायर हो गया, तो रिफ्रेश टोकन को हम दोबारा कॉल करके उसको भी वापस ले आते हैं। या फिर बाई चांस आपका एक्सेस टोकन एक्सपायर हो गया तो रिफ्रेश टोकन की हेल्प से एक्सेस टोकन आप वापस से जनरेट कर सकते हैं। तो हमें टोकन मिल गया है एक्सेस टोकन, इसको कॉपी कर लो। इसको कॉपी कर लिया और अपने यहाँ पे आए, अब इसको चलाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे हेडर में, यहाँ पे लिखेंगे ऑथराइजेशन। ध्यान से देखना मैं क्या क्या लिख रहा हूँ। यहाँ पे लिखूँगा मैं BEARER और स्पेस दबाऊंगा और अपना टोकन लिख दूंगा। तो ये टोकन जो है सीधा पेस्ट कर दिया। अब इसको करेंगे यहाँ से सेंड। जैसे आप सेंड करोगे तो देखो आपको स्टेटस 200 ओके मिल जाएगा और मैसेज आ जाएगा डेटा क्रिएटेड बाय एडमिन। तो मतलब एडमिन डेटा था, यहाँ मैं अपना मोहित नाम लिखता तो डेटा क्रिएटेड बाय मोहित लिख जाता। तो इस तरीके से आप पोस्ट एपीआई से डेटा ले सकते हैं। इसका मतलब है आपकी JWT API एकदम करेक्ट चल रही है। अब क्या है, एक चीज़ और थी जो मैंने बनाई थी यूआरएल्स में, रिफ्रेश टोकन के लिए। अगर बाई चांस 5 मिनट हो जाते हैं और आपका ये एक्सेस टोकन है एक्सपायर कर जाता है, तो रिफ्रेश टोकन से आप इस एक्सेस टोकन को दोबारा से एक्टिवेट कर सकते हैं। उसके लिए एक नई रिक्वेस्ट रेज करो, इसको पूरे को कॉपी कर लो, पूरी एपीआई कॉपी करो और यहाँ पे इसको पेस्ट करो और इसके आगे रिफ्रेश लिख दो। ये क्यों चलेगा, देखो मैंने रिफ्रेश करके यहाँ पे एक यूआरएल बनाया हुआ है। रिफ्रेश कर दो, इसको पोस्ट कर दो। इतना करने के बाद बॉडी पे जाओ, इतना इसमें लिखो बॉडी के अंदर रिफ्रेश, सिंपल लिखना है देखो रिफ्रेश, और इसके बाद लिखना है विद इन स्ट्रिंग में टोकन।
जो टोकन आपका एक्सपायर हुआ है, एक्सेस टोकन एक्सपायर हुआ है, तो आपको ये रिफ्रेश टोकन लेना है। ये रिफ्रेश टोकन यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। तो इस रिफ्रेश टोकन के बेस पे ये एक्सेस टोकन आपका एक्टिवेट हो जाएगा दोबारा से। अब मैं सेंड करता हूँ तो देखोगे आपको एक्सेस टोकन मिल गया। तो मतलब एक्सेस टोकन जो है रिफ्रेश टोकन के बेस पे आपको दोबारा से मिल गया है। तो इस तरीके से आप अपना एक्सेस टोकन रिक्रिएट कर सकते हो दोबारा से। तभी आपको यहाँ पे 2 टोकन मिलते हैं, रिफ्रेश और एक्सेस। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें कि JWT ऑथेंटिकेशन आपको समझ आ रहा है या नहीं समझ आ रहा। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों। सब्सक्राइब जरूर कर दें दोस्तों जाने से पहले। थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।